भाई साहब, क्या ये पता बता देंगे? हाँ हाँ, क्यों नहीं, जरा पर्चा दीजिए। यहाँ से टैगोर गार्डन वाली बस में बैठ जाइए। टैगोर गार्डन उतरकर किसी से भी पूछ लेना। धन्यवाद। कोई बात नहीं, लीजिए, बस भी आ रही है। बच्चों, अभी आपने यह दृश्य देखा। दृश्य से बस स्टॉप पर खड़े व्यक्ति और पता पूछते व्यक्ति ने एक दूसरे को बोलकर अपनी बात समझाई और एक दूसरे की बात सुनकर समझी। पर्चे पर लिखी बात को पढ़कर समझा। इसी को भाषा कहते हैं। भाषा का अर्थ है विचारों और भावों को एक दूसरे तक पहुंचाने का माध्यम। आपने दृश्य में यह भी देखा कि लड़के की माँ उसे मुंह पर उंगली रखकर चुप रहने का संकेत कर रही है। बस के हॉर्न की आवाज आ रही है। ये संकेत है, अर्थात संकेतों से भी अपने विचार प्रकट कर सकते हैं, किंतु संकेतों से हर बात नहीं समझाई जा सकती। यह केवल भाषा द्वारा ही संभव है। भाषा शब्द संस्कृत की भाष धातु से बना है, जिसका अर्थ है बोलना या वाणी। बोलते समय सभी प्राणियों के मुंह से बहुत सी ध्वनियां निकलती हैं। अपनी बोलियों के रूप में पशु पक्षी भी अनेक तरह की ध्वनियां निकालते हैं, लेकिन ये ध्वनियां भी भाषा नहीं कही जा सकती, क्योंकि ये निरर्थक हैं। हम मनुष्य अपने मुंह से जब सार्थक और एक व्यवस्था में बंधी हुई ध्वनियों का उच्चारण करते हैं, तो वह भाषा कहलाती है। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य भावों और विचारों का आदान प्रदान करता है। भाषा के रूप। भाषा के मुख्यतः दो रूप हैं, मौखिक भाषा, लिखित भाषा। रीना, कितना सुहावना मौसम है। लगता है बारिश आएगी। हाँ, ठंडी हवा चल रही है। चलो पार्क में चलकर खेलते हैं। यदि तेज बारिश हो गई तो हम घर नहीं जा पाएंगे। पहले घर चलते हैं, मम्मी से पूछकर चलेंगे। हाँ, यह ठीक है। रीना और अनन्या की बातचीत तो सुन ही ली होगी। उनकी बातें सुनकर तुम्हारा मन भी पार्क में खेलने को कर रहा होगा। रीना और अनन्या ने अपनी अपनी बात बोलकर बताई और सुनकर समझी। यही मौखिक भाषा है। मौखिक भाषा। भाषा के मौखिक रूप का अर्थ है बोलकर अपनी बात कहना। मौखिक भाषा ही भाषा का मूल रूप है, जिसे हम समाज में रहते हुए सहज रूप में ग्रहण कर लेते हैं। व्यवहार में हम बोलकर ही अपनी बात दूसरों तक पहुंचाते हैं। इस प्रकार जब हम बोलकर मन के भावों तथा विचारों को प्रकट करते हैं, तो वह भाषा का मौखिक रूप कहलाता है। काव्या, क्या हो रहा है? नानी, आप आ गई? हाँ, मैं अपनी बिटिया से मिलने आ गई। अच्छा, मम्मी पापा कहाँ हैं? वे बाजार गए हैं। अच्छा, तुम क्या लिख रही थी? अगले सप्ताह कविता प्रतियोगिता है। मैं उसी के लिए कविता लिख रही थी। मुझे भी दिखाओ, कौन सी कविता लिखी है? ये देखो नानी। वाह, बहुत सुंदर कविता है। काव्या तो अपनी नानी से मिलकर खुश हो गई। क्या आप भी नानी से मिलकर खुश होते हो? जरूर होते होगे। काव्या ने लिखकर कविता बताई, नानी ने पढ़कर उसे जाना। यह भाषा का लिखित रूप है। लिखित भाषा। जब हम मन के भावों तथा विचारों को लिखकर प्रकट करते हैं, तो वह भाषा का लिखित रूप कहलाता है। भाषा का लिखित रूप सीखने के लिए विशेष प्रयत्न की आवश्यकता होती है। भाषा के विकास क्रम में भाषा का लिखित रूप भाषा के मौखिक रूप के बाद आता है। मौखिक और लिखित भाषा के बारे में तो जान लिया, परंतु भाषा का एक रूप बोली होता है। बोली एक सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा का स्थानीय रूप बोली कहलाता है। 5-10 किलोमीटर की दूरी में ही बोली में
हल्का सा अंतर आ जाता है, परंतु उसके सामान्य रूप में बदलाव नहीं आता। अवधी, ब्रजभाषा, खड़ी बोली, बुंदेली, मेवाड़ी, भोजपुरी, मैथिली, गढ़वाली आदि। मोना, तुम ये हिंदी, अंग्रेजी, पंजाबी के अखबारों को सामने रखकर क्या ढूंढ रही हो? पापा, हर भाषा के अखबार में अलग अलग ढंग से क्यों लिखा है, यही जानने की कोशिश कर रही हूँ। मोना, इसका कारण लिपि है। लिपि मतलब? हर भाषा को लिखने का अपना ढंग है। भाषा लिखने का ढंग ही लिपि कहलाता है। मोना के पापा ने बिल्कुल सही बताया। लिपि, भाषा को लिखने के ढंग को लिपि कहते हैं। मौखिक ध्वनियों को लिखित रूप में प्रकट करने के लिए निश्चित किए गए चिन्हों या वर्णों को लिखने के ढंग को लिपि कहते हैं। बच्चों, एक बात और जान लो, भाषा के मौखिक और लिखित रूपों के अलावा भाषा के कुछ रूप और भी हैं। आपने देखा होगा, अलग अलग क्षेत्रों के लोग अलग अलग भाषाएं बोलते हैं। कार्यालयों की भाषा अलग होती है। इसी आधार पर भाषा के रूप बनते हैं। आइए जानते हैं। मातृभाषा, जिस भाषा को बालक अपनी माँ और घर परिवार से सीखता है, उसे मातृभाषा कहते हैं। एक हिंदी भाषी परिवार के बच्चे की मातृभाषा हिंदी ही होगी। राजभाषा, राज्य के प्रशासन की भाषा को राजभाषा कहते हैं। वह भाषा जो सरकारी कामकाज की भाषा के रूप में स्वीकार की गई हो और शासन तथा जनता के बीच संपर्क के काम आती हो, राजभाषा कहलाती है। हिंदी भारत की राजभाषा है। 14 सितंबर 1949 ईस्वी को भारत के संविधान सभा ने हिंदी को भारत संघ की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया। इसीलिए प्रति वर्ष 14 सितंबर हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारतीय संविधान में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए हिंदी के अतिरिक्त 21 अन्य भारतीय भाषाएं स्वीकार की गई हैं। संविधान की 8वीं अनुसूची में जिन 22 भारतीय भाषाओं का उल्लेख किया गया है, उनके नाम इस प्रकार हैं: असमिया, बंगला, बांग्ला, बोडो, डोगरी, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, संथाली, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू। दीदी, क्या हम बाजार जा रहा हूँ? वहाँ मेरे को नया फ्रॉक लूंगा। खुशी, हम बाजार ही जा रहे हैं, पर ये तुम गलत तरीके से क्यों बोल रही हो? मैं तो सही बोला, शरद भी ऐसे ही बोलता है। शरद कौन है? वह हमारी कक्षा में नया आया है। खुशी, वह तो ठीक है, परंतु तुम व्याकरणिक रूप से अशुद्ध भाषा बोल रही हो। वह कैसे? तुम्हें कहना चाहिए था, क्या हम बाजार जा रहे हैं, वहां मैं नई फ्रॉक लूंगी। मैंने तो सही बोला है। खुशी की दीदी सही कह रही है। हम व्याकरण का ज्ञान न होने के कारण अशुद्ध तरीके से बोलते हैं। व्याकरण, प्रत्येक भाषा के अपने नियम और अपनी व्यवस्था होती है और यह कार्य भाषा का व्याकरण करता है। व्याकरण वह शास्त्र है जिसके द्वारा किसी भाषा को शुद्ध बोलने, पढ़ने और लिखने के नियमों का ज्ञान होता है। अर्थात व्याकरण भाषा के शुद्ध रूप और प्रयोग का ज्ञान कराता है। व्याकरण के अंग, हम अपनी बात वाक्यों के द्वारा कहते हैं। वाक्य शब्दों के पदों से बनते हैं और शब्द वर्णों से। इस आधार पर व्याकरण के 3 अंग होते हैं। वर्ण विचार, इसमें वर्णों के मौखिक व लिखित रूप पर विचार किया जाता है। शब्द या पद विचार, इसमें शब्दों के भेद, उत्पत्ति और रचना आदि पर विचार किया जाता है। वाक्य विचार, इसमें वाक्य के अंग,
रचना, विराम चिन्ह आदि पर विचार किया जाता है। हमने सीखा, भाषा बोलकर या लिखकर विचारों और भावों का आदान प्रदान करने का साधन है। भाषा के मुख्य दो रूप हैं, मौखिक और लिखित। सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा का स्थानीय रूप बोली कहलाता है। ध्वनियों को लिखने के ढंग को लिपि कहते हैं। हिंदी भारत की राजभाषा है। सरकारी कामकाज और शासन तथा जनता के बीच की संपर्क भाषा को राजभाषा कहते हैं। व्याकरण भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान कराता है।